Good morning, students. I'm Iqbal Hafiz, Assistant Professor in Department of Civil Engineering, SISTEC, Gandhinagar, Bhopal. Today, we are going to start a subject which is named as Structural Analysis 2. The subject code is CE403. It falls in fourth semester of Civil Engineering branch. In this lecture, we will talk about what is structural analysis, what is structure, and a short revision of moment distribution method. क्योंकि आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं, बट उसके बाद भी अपन यहाँ बात करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, क्योंकि इसमें इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विद स्विच. नाउ रेफरेंसेस फॉर द लेक्चर. सबसे पहले रेफरेंसेस की बात करूंगा तो CS रेड्डी एक बुक आती है बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस. तो CS रेड्डी राइटर है, बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस की बुक है उनकी, टाटा मैकग्रा-हिल की. CK वांग की बुक आती है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस की. BC पुन्मिया की बुक आती है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के नाम पे. SS रामामूर्तम की बुक आती है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की. RC हिबलर की बुक आती है स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से. तो ये 5 आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, या फिर आप BC पुन्मिया देख सकते हैं या RC हिबलर देख लें, एस रामामूर्तम देख लें. इसमें से कोई भी 2 बुक्स अगर आप परचेज कर पाए तो अच्छी बात है कि आपके आगे भी काम आएगी है. बाकी आपको लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी ये बुक. अब अपन बात करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर. सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या स्ट्रक्चर क्या है. तो अ स्ट्रक्चर इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड interrelated elements that form together a system that can resist a series of external load effects applied to it, which includes its own self weight and provide adequate rigidity. मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर, मतलब कोई भी, जब कोई भी इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स मिलके कुछ ऐसी बॉडी फॉर्म करते हैं जिसके ऊपर मैं अगर कुछ फोर्स लगाऊं तो वो फोर्स रजिस्ट कर सके, उस असेंबली को क्या बोलता हूं मैं, स्ट्रक्चर बोलता हूं. तो ऐसी असेंबली जो इंटर रिलेटेड एलिमेंट से बनी हुई है, जो कि इंटरनल एक्सटर्नल लोड और सेल्फ वेट रजिस्ट कर सकती है, उसको मैं स्ट्रक्चर बोलता हूँ. जैसा है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो अपना सेल्फ लोड भी रजिस्ट कर रहा है, प्लस जे उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्सेस आ रहा है, माइन्यूट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस आ रहे होंगे, वो भी रेजिस्ट कर रहा है. तो कोई भी स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कोई बड़ा सी बिल्डिंग ही हो या बड़ा सा कोई ब्रिज स्ट्रक्चर हो. स्ट्रक्चर्स आपका पेन से लेके बॉटल तक एक स्ट्रक्चर है. बॉटल क्या कर रही है, आपका वाटर जो फिल है उसके अंदर उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर रेजिस्ट कर रही है, प्लस उसका ऑन सेल्फ वेट जो है वो रेजिस्ट कर रही है. ऐसे ही आपका स्केलेटन है, आपका बॉडी का स्केलेटन है, वो भी एक क्या है, आपका स्ट्रक्चर की तरह वर्क कर रहा है. अब मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स. तो अगर मैं स्केलेटन की बात करूं तो स्केलेटन एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है. सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा तो ओपेरा हाउस एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, या फिर बात करूं मैं ताजमहल की, ये एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है. इसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे होंगे, है ना. इसको डिजाइन करने में उन फोर्सेस को उस बैंड और बहुत सारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, प्लस शेयर फोर्स आ रहा होगा, कुछ टॉर्शन आ रहा होगा, तो इन सब को कंसिडर करा गया है. प्लस ये आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक है जो मुंबई में है, ये भी एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है. ये एक बुर्जुल अरब है, ये बुर्जुल अरब जो है दुबई में है, ये भी एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है. इसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे होंगे, उसको एनालिसिस करने के बाद इसने ये बिल्डिंग डिजाइन करी है. ये कुछ इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो आप भी चाहते होंगे कि मैं ये डिजाइन करूं. तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस अच्छे से पढ़ेंगे, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स की बात करेंगे और उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस उनको फील कर सकेंगे. मतलब मैं फील करूं, फोर्सेस को फील करूं,
जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो मैं देखूं ये फोर्स कहाँ से लग रहा है, या फिर मैं ये देखूं ये फोर्स कितना रेजिस्ट कर रहा है, ये फोर्स की वजह से बॉडी कितनी डिफ्लेक्ट कर रही है, या इस फोर्स की वजह से बॉडी में कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब मैं बात करूंगा क्या स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ मेथड और टूल बाय विच वी फाइंड आउट हाउ अ स्ट्रक्चर or a member of a structure behaves when subjected to force or combination of force। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है, एक टूल है जिससे आप क्या पता करते हैं कि जब भी किसी बॉडी या किसी मेंबर पे फोर्स लगेगा तो बॉडी कैसे बिहेव करेगी, उसमें कितना इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, कितना एक्सियल फोर्स जनरेट होगा, कितना शेयर फोर्स जनरेट होगा, कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, या कितनी स्ट्रेस जनरेट होने वाली है, या कितना स्ट्रेन जनरेट होने वाला है, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने वाला है फोर्स की वजह से। ये सारी चीजें आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ेंगे। एक्सियल फोर्स की बात करता हूं मैं, लास्ट सेमेस्टर्स में भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स क्या होता है, ये सारी बात करके आ चुके हैं। बट एक शॉर्ट रिवीजन चाहता हूं कि आपको दोबारा रिकॉल हो जाए। तो एक्सियल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी। एक्सियल फोर्स कैन बी टेंशन और कंप्रेशन। जब किसी बॉडी के किसी बॉडी की एक्सिस के अलोंग कुछ फोर्स लगता है तो उसको क्या कहलाता हूं मैं, एक्सियल फोर्स कहलाता है। एक्सियल फोर्स कहलाता है वो। एक्सियल फोर्स टेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। तो अगर ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के अगेंस्ट, सॉरी ये कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी की इस एक्सिस के अलोंग मैंने एक फोर्स लगा दिया, ये क्या है, टेंसाइल फोर्स, क्या कर रहा है, इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस फोर्स को क्या कहूंगा मैं, एक्सियल फोर्स कहलाएगा ये। और इसका नाम क्या होता है भाई, टेंशन। क्या कहलाता है ये, टेंशन। ऐसे ही अगर कोई बॉडी है उसमें मैं पुश फोर्स लगा दूं, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स भी क्या होता है, एक एक्सियल फोर्स होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग लग रहा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एक्सियल फोर्स कहलाएगा। ये कंप्रेशन है। टेंशन आप पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेशन आप नेगेटिव लेते हैं। अब मैं बात करूंगा कि शेयर फोर्स क्या है भाई। तो शेयर फोर्सेस आर अनअलाइंड फोर्सेस पुशिंग वन पार्ट ऑफ अ बॉडी इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड अनदर पार्ट ऑफ बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या शेयर फोर्स क्या है भाई, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर उस दो फोर्सेस लगा दी मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ना, अनअलाइन अनअलाइंड, मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ये बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये बॉडी को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक शेयर फोर्स कहलाएगा। ये पॉजिटिव शेयर फोर्स होता है। और अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी को ये नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक नेगेटिव शेयर फोर्स होगा। तो बॉडी के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है भाई वो क्या कहला रहा है, शेयर फोर्स, क्योंकि एक पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो एक पार्ट नीचे की तरफ जाएगा। ये क्या जनरेट करेगा, शेयर स्ट्रेस जनरेट करेगा। ये शेयर फोर्स क्या जनरेट करेगा, शेयर फोर्स जनरेट करेगा। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये दो फोर्सेस जो हैं, ये फोर्स और ये फोर्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अभी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो ये शेयर फोर्स कहला रहा है। अब मैं बात करूंगा बेंडिंग मोमेंट। क्या बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो बेंडिंग मोमेंट इज द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट इज अप्लाइड टू द एलिमेंट कॉजिंग द एलिमेंट टू बेंड। मतलब किसी भी मेंबर में अगर मैं कोई फोर्स या मोमेंट लगा रहा हूं जिसकी वजह से बॉडी या मेंबर क्या कर रहा है, बेंड हो रहा है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा मेंबर का, उसको क्या बोलूंगा मैं, बेंडिंग मोमेंट। अब या तो मेंबर क्या होगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, या फिर मेंबर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो अगर मेंबर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो उसके कहला रहा है सैगिंग। और अगर मेंबर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ये कहला रहा है हॉगिंग। सैगिंग हमेशा पॉजिटिव लेता हूं और हॉगिंग हमेशा नेगेटिव लेता हूं मैं। अब बात करेंगे व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर,
क्योंकि ये स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 है, तो इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 भी था, जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में आपने पढ़ा था, सबसे पहला ही यूनिट था स्ट्रेन एनर्जी। उसके बाद आपने 3 मोमेंट थ्योरम की बात करी थी, फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करी थी, फिर कॉलम एनालॉजी की बात करी थी, देन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की बात करी थी, फिर केबल और आर्चेस की बात करी थी, और लास्ट यूनिट आपका जो था वो ILD फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स था। तो ये इतने सारे टॉपिक आप पढ़ के आ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे आगे क्या पढ़ना है अपन को। तो उसके लिए अपन कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट की बात करेंगे कि आपका कंटेंट क्या है। हमेशा की तरह इसमें भी 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 comprises moment distribution method for SWOT analysis and Carney's method for beam and frame। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं, बट इस सेमेस्टर में आपको SWOT एनालिसिस है, इस सब्जेक्ट का SWOT एनालिसिस है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे इसी यूनिट में कानीज मेथड फॉर बीम एंड फ्रेम। देन यूनिट नंबर 2 जो है आपका वो है प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम। क्या प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम एंड फ्रेम में अपन बात करेंगे प्लास्टिक थ्योरी की, कि एक बीम या एक फ्रेम कितना कोलैप्स लोड बेयर कर सकता है, या फिर कितना प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसका। फिर आप बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, जिसमें आप बात करेंगे एनालिसिस ऑफ टॉल फ्रेम्स, कोडर प्रोविजंस फॉर लेटरल लोड, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ मल्टी स्टोरी फ्रेम्स फॉर वर्टिकल एंड लेटरल लोड्स। मतलब टॉल फ्रेम्स के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड लगा रहा हूं मैं, तो वो फोर्सेस की वजह से उसमें कितने बेंडिंग मोमेंट या फिर कितना एक्सियल फोर्स या कितना शेयर फोर्स जनरेट होने वाला है। और साथ ही साथ कोडल प्रोविजंस फॉर लेटरल लोड की भी बात करूंगा मैं। यूनिट नंबर 4 में बात करूंगा मैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। क्या फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, दो मेथड है मैट्रिक्स मेथड की, इससे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। बीम प्लस में फ्रेम की बात करूंगा, या फ्रेम और बीम में कैसे एनालिसिस करूंगा फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से। अब यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में बात करूंगा मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, बट इस सेमेस्टर में अपन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। इसमें मूलर ब्रेसेस के बारे में बात करेंगे अपन। अब सबसे पहले अपन बात कर लें, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और कानीज मेथड है, तो आप लास्ट सेमेस्टर में जो पढ़ के आए हैं सबसे पहले वो रिवीजन करना आपका बहुत बहुत जरूरी है, कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप जो पढ़ के आए एक बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। अब जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड थी उसमें कुछ स्टेप्स थी, कि भाई कुछ वर्किंग रूल होता है कि पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है। तो उसको मैंने स्टेप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर, कि सबसे पहली स्टेप जो होती है उसमें आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, कि अगर लोडिंग को मैंने क्या कर दिया, किसी सिंपली सेपरेट बीम के ऊपर लगा दिया, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट होगा वो लोड के ऊपर डिपेंड करता था। उसके बाद अपन बात करेंगे कि अलग अलग लोडिंग के लिए अलग अलग वैल्यूज आती हैं। अब स्टेप नंबर 2 होता था, क्या फिक्स एंड मोमेंट्स क्या होते हैं, या फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे आपको, क्या फिक्स एंड मोमेंट्स कितने आएंगे फॉर डिफरेंट लोडिंग्स। नेक्स्ट आप बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्टिफनेस ऑफ मेंबर। स्टिफनेस ऑफ द मेंबर की हेल्प से आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करते थे, उसकी भी बात करेंगे अपन। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो थी आपकी वो है डिस्ट्रीब्यूट द नेट फिक्स एंड मोमेंट्स एट द जॉइंट्स टू वेरियस मेंबर्स एंड कैरी ओवर मोमेंट्स फॉर द फार एंड्स ऑफ द सेम मेंबर। दिस प्रोसीजर विल बी रिपीटेड टिल कन्वर्जेंस। तो ये जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती थी आपकी, ये वो ये वाली स्टेप डिस्क्राइब कर रही है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को, क्या कैसे फिक्स एंड मोमेंट्स को मैं बैलेंस करूंगा, और उसके बाद बैलेंस मोमेंट को कैसे कैरी करूंगा फार एंड्स पे। और फिर फाइनली क्या बन जाएगा आपका बेंड मोमेंट डायग्राम। ड्रॉ दी फाइनल बेंड मोमेंट डायग्राम फॉर दी गिवन लोडिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, देन फिक्स एंड मोमेंट निकालूंगा, देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की तरफ जाऊंगा, जो कि
स्टिफनेस ऑफ मेंबर की हेल्प से निकलता था। स्टिफनेस केस से डिनोट करता था मैं। स्टिफनेस की डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ। द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन नियर द एंड is known as stiffness of the member, या फिर the resistance offered by the member is known as stiffness। तो और फिर उसके बाद स्टिफनेस कैलकुलेट करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद मैं बात करूंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, कैसे मैं बैलेंस करूंगा और कैसे पे उसको कैरी करूंगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप जो होती है फाइनल बेंड मोमेंट डायग्राम बनाने की। तो यहाँ बात करेंगे कि मैक्सिमम बेंड मोमेंट कितना आएगा फॉर यूडीएल। तो मैक्सिमम बेंड मोमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर यूडीएल है तो सबको पता है WL² 8 होता है। अगेन अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर पॉइंट लोड लगा है तो इसके लिए मैक्सिमम बेंड मोमेंट WAB/L होता है। ये आप पढ़ के आ चुके हैं, एक बार बस रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भूले हैं वो वापस याद कर लें। नेक्स्ट फिक्स एंड मोमेंट्स की बात करूंगा मैं, कि अगर कोई फिक्स बीम है उसके ऊपर अगर कोई यूटेल लग रहा है तो ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं आपके, इन ए और बी पॉइंट्स पे कितने मोमेंट जनरेट होने वाले हैं। तो अगर मैं एम एफ ए बी की बात करूं, मतलब इस ए पॉइंट की बात करूं, तो इस ए पे कितने मोमेंट जनरेट होंगे, -WL²/12। माइनस मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट कैसा जनरेट हो रहा है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट कैसा जनरेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही जब यहाँ की बात करूंगा तो एम एफ बी ए क्या होगा, WL²/12। यहाँ पर जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव लिया है क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होता है और यहाँ क्लॉकवाइज जनरेट होता है, ये पॉजिटिव लिया है। वैसे ही अगर कोई बीम है उसके ऊपर क्या लगा के रखा, मैंने पॉइंट लोड लगा के रखा है, तो W बीम फोर्स लग रहा है, दिस इज ए डिस्टेंस, दिस इज बी डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर फिक्स एंड मोमेंट की बात करूं तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -WAB²/L²। मतलब अगर यहाँ मोमेंट निकाल रहा हूं मैं तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा। ऐसे अगर मैंने यहाँ मोमेंट निकाला बी पर जो कि क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, WA²B/L²। मतलब अगर फार एंड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, अगर यहाँ की बात कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर करूंगा। यहाँ पर बेंड मोमेंट निकाल बेंड मोमेंट कैलकुलेट करूंगा तो इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर बेंड मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्वायर करना है। ये कुछ दो फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं भाई। जब हमेशा आपको यूटीएल या पॉइंट लोड की बात करता है ज्यादातर, तो उसके फिक्स एंड मोमेंट्स आपको पता होना चाहिए कितने जनरेट हो रहा है। फिक्स एंड मोमेंट फॉर फिक्स एंड मोमेंट फॉर फिक्स बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल -WL² 12 प्लस WL²/12। ऐसे ही पॉइंट लोड के लिए -WAB²/L² एंड प्लस WA²B/L²। नेक्स्ट आप बात करेंगे स्टिफनेस की। क्या स्टिफनेस क्या होती है जब फार एंड अगर फिक्स है तो अगर आपका जो फार एंड है, ये आपका फार एंड है, और अगर मैंने यहाँ पर मोमेंट लगाया, क्या करा यहाँ पर मैंने एक मोमेंट लगाया, तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो मोमेंट है ये क्या कहलाएगा, स्टिफनेस। कब कहलाएगा, जब यहाँ पर जो रोटेशन हो वो कितना हो जाए, यूनिटी। अगर यहाँ रोटेशन कितना हो जाए, यूनिटी, तो ये मोमेंट क्या कहलाने लगेगा, स्टिफनेस। तो इस स्टिफनेस की वैल्यू कितनी होती है, 4EI/L। ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में पढ़ के आया अपन टॉस 1 में, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में। तो इसकी स्टिफनेस कितनी होती है, 4EI/L। ऐसे ही अगर कोई मेंबर है और उसका फार एंड क्या है भाई, हिंज। ये कोई मेंबर, सॉरी, ये कोई बीम है, उसका फार एंड क्या है, हिंज है, और यहाँ पर अगर मैंने मोमेंट अप्लाई करा तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ जो स्टिफनेस जनरेट होगी वो कितना होगा, 3EI/L। यहाँ जो स्टिफनेस जनरेट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3EI/L। यहाँ रोटेशन कितना होना चाहिए, यूनिटी। यहाँ रोटेशन अगर यूनिटी होगा तो ये मोमेंट क्या हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा। तो अगर मैं फार एंड फिक्स है, अगर मेरा फार एंड क्या है, फिक्स है, तो स्टिफनेस कितनी होगी, 4EI/L। और अगर मेरा फार एंड क्या है, हिंज है, तो स्टिफनेस कितनी होगी, 3EI/L। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैंने क्या पढ़ा था, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसी थी, वो पढ़ूंगा मैं। तो एक ये फ्रेम है जिसके ऊपर यूटीएल लगा है 20 किलोमीटर पर मीटर का।
और हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है 6 किलो न्यूटन यहाँ से और 6 किलो न्यूटन यहाँ से। ये चीज ध्यान रखना कि ये सिमेट्रिक लोडिंग है। जब अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर यहाँ से एक लाइन खींचूं मैं, तो इसकी जो लोडिंग क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी। जो लोडिंग यहाँ है वही लोडिंग यहाँ पर है। ये क्वेश्चन है, इसको मुझे एनालिसिस करना है बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी देके रखी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इज टू आई बी सी इज टू आई सी डी कितना है, 1:2:1। मतलब अगर यहाँ का आई ए बी, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो यहाँ का 2 आई होगा और यहाँ का आई होगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन, सबसे पहली स्टेप होती है वो क्या रहती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले मैं कौन से स्पान को देखूंगा, फॉर स्पान ए बी। ये मेरा स्पान है ए बी स्पान, इसके लिए देखूंगा। तो स्पान ए बी पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड के लिए जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, डब्ल्यू ए बी बाय एल। पॉइंट लोड के लिए जो वैल्यू होती है वो डब्ल्यू ए बी बाय एल होती है। डब्ल्यू की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है। ये 4.5 किलोमीटर मीटर आ गया आपका। अब मैं बात करूंगा स्पान बीसी। स्पान बीसी के ऊपर क्या लग रहा है, यूडेल लग रहा है। यूडेल की वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। वो कितना होगा भाई, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी वो कितनी है, 20। एल की वैल्यू कितनी है, 2। तो डब्ल्यू की वैल्यू 20 पुट कर दी, एल की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 कितना आ गया, 10 किलो न्यूटन मीटर। ये वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर मीटर। किसकी वजह से, ड्यू टू यूडीएल। अब फॉर स्पान सीडी की बात करूंगा, अगेन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाय एल, क्योंकि उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है सीडी स्पान पे। तो डब्ल्यू बी बाय एल, डब्ल्यू कितना है इधर, 6 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये अगेन 4.5 किलोमीटर मीटर आ गया। मतलब स्पान ए बी के लिए 4.5 किलोमीटर मीटर, स्पान बी सी के लिए 10 किलोमीटर मीटर और स्पान सी डी के लिए 4.5 किलोमीटर मीटर। अब मैं बात करूंगा फिक्स एंड मोमेंट्स की। किसकी बात करूंगा, फिक्स एंड मोमेंट्स की। तो अब फिक्स एंड मोमेंट मेरे कितने हैं भाई, एक तो ए बी स्पान है, बी सी स्पान है और सी डी स्पान है। ए बी स्पान पे 2 फिक्स एंड मोमेंट जनरेट होंगे, बी सी पे 2 आएंगे और सी डी पे 2 आएंगे। इसका मतलब 6 फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्पान ए बी की बात करूंगा, एम एफ ए बी। इसकी बात करूंगा, एम एफ ए बी। अब एम एफ ए बी के ऊपर जो लोडिंग है वो कैसी है, पॉइंट लोडिंग। कैसी लोडिंग है, पॉइंट लोडिंग। तो पॉइंट लोडिंग के लिए जो फॉर्मूला है मेरे पास वो कितना है, माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, 6। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं यहाँ के लिए बात करूंगा, यहाँ पर बेंड मोमेंट निकालूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा, और यहाँ पर अगर बेंड मोमेंट निकालूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 6। ए की वैल्यू कितनी है, 3। और बी की वैल्यू कितनी है, 1। तो -6 × 3 × 1 स्क्वायर डिवाइड बाय एल। एल कितना है आपका, 4। 3 + 1 4 होगा भाई ये। तो ये 3 और ये 1, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आ गई -1.12 किलो न्यूटन मीटर वैल्यू आ गई है आपकी। अब मैं बात करूंगा एम एफ बी ए की। मतलब यहाँ बैंड फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करूंगा। इसके लिए कितना होगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 6। अब जब यहाँ पर फाइंड आउट करा मैंने, तो ये वाला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एल का स्क्वायर। एल कितना है, 4 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 3.374 किलो न्यूटन मीटर। अब अपन बात करेंगे एम एफ बी सी। एम एफ बी सी कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। यूडेल के लिए यही फॉर्मूला होता है, यहाँ के लिए माइनस हो जाएगा और यहाँ के लिए प्लस हो जाएगा। तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू कितना है 20, एल कितना है 2 डिवाइड बाय 12। तो -6.67 किलो न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब आप बात करेंगे एम एफ सी बी, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू फॉर स्पान बी सी। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 20, एल की वैल्यू कितनी 2, इज इक्वल टू कितना 6.67। सेम आंसर आने वाला है विथ डिफरेंट साइन। अब एम एफ सी डी की बात करूंगा। अगेन यहाँ पर बेंड मोमेंट निकालना है मेरे को सी पर, फिक्स एंड मोमेंट निकालना है, सॉरी फिक्स एंड मोमेंट निकालना है सी पर। बट क्या होने वाला है, लोडिंग कितनी है, 6 किलोमीटर मीटर। इस बार स्पान सी डी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कितना है माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, मतलब 6। वही कॉन्सेप्ट फिर से ले लेता हूँ,
6 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर, इस वाले के निकाल रहा हूं तो इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा 3.374। ए आपका 1 है, बी कितना है 3 है। देन आप बात करेंगे एमएफडीसी की। एमएफडीसी की बात करूंगा तो डब्ल्यू स्क्वायर पी अपॉन एल स्क्वायर, इसके लिए निकालना है तो इसका स्क्वायर होगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 1.12। आप ए और बी में कंफ्यूज मत होइए, आप तो सीधे क्या करिए भाई, यहाँ फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। ऐसे अगर यहाँ फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। जैसे यहाँ करा था मैंने, तो किसका स्क्वायर करना है मेरे को, 1 का स्क्वायर करना है, तो ये 1 का स्क्वायर करा मैंने यहाँ। ये ध्यान रखेंगे तो कभी भी फॉर्मूले में उलझने की कोशिश फॉर्मूले में नहीं उलझेंगे आप, नहीं तो फॉर्मूले में आप यही करते रहेंगे ए क्या है और बी क्या है। सिंपल याद रखें कि इस वाले का अगर मेरे को निकालना है फिक्स एंड मोमेंट तो उसके अपोजिट साइड वाला क्या करूंगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा। ये क्लियर हो गया, फिक्स एंड मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया, फिक्स एंड मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करेंगे, तो ये आपका फ्रेम था। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में सबसे पहले एक टेबल बनाता था मैं, उस टेबल में 5 कॉलम होते थे। सबसे पहले जॉइंट होता था, फिर मेंबर होता था, फिर स्टिफनेस होता था, देन टोटल स्टिफनेस, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टिफनेस को मैं के से डिनोट करता था और टोटल स्टिफनेस सबमिशन के हो जाती थी और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अपॉन सबमिशन के होता था। अब यहाँ कितने जॉइंट्स हैं, अगर इस फ्रेम की बात करूं तो जॉइंट कितने मेरे, दो, बी और सी। तो बी जॉइंट हो जाएगा, इस बी जॉइंट पे कितने मेंबर हैं, एक तो बी ए मेंबर है और एक बीसी मेंबर है, ये आपको दिख रहा है, एक बी ए मेंबर है और बीसी मेंबर है। अब अगर बी ए मेंबर के लिए स्टिफनेस निकालूंगा, मतलब अगर मैं यहाँ बी ए मेंबर, जॉइंट कौन सा है, बी, बी ए मेंबर के लिए निकालूंगा तो फार एंड कैसा है, फिक्स। तो फिक्स के लिए क्या होता है, 4EI/L। एल कितना मेरा यहाँ पर 4, एल कितना यहाँ पर 4, तो एल की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 4। अब बात करूंगा बीसी मेंबर के लिए, तो इस बीसी के लिए मैंने बात करी थी कि ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई है, इसका आई है। तो इसके लिए 2 आई है तो 4EI/L होगा, क्योंकि फार एंड कैसा है, रिजिड। रिजिड या फिक्स एक ही बात है भाई, है ना, रिजिड और फिक्स एक ही बात लेके चलूंगा कि अगर रिजिड एंड है तो 4EI/L होगा और अगर फिक्स एंड है तो जब भी 4EI/L होगा। तो यहाँ स्टिफनेस कितनी होगी, 4EI/L, बट यहाँ का आई कितना है बीसी मेंबर का, 2 आई। बीसी मेंबर का आई कितना है, 2 आई, तो 4EI/L, एल कितना आपका 2। अब टोटल स्टिफनेस की बात कर दूंगा, इन दोनों का सबमिशन, तो टोटल स्टिफनेस कितनी हो गई, टोटल 20EI/4। टोटल स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करता हूँ, सबमिशन ऑफ दीज टू स्टिफनेस, या अगर एक और मेंबर होता तो इन तीनों का सबमिशन कर देता। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालता हूँ भाई, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल जाता है, मतलब दिस स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, तो ये 0.2 आ गया। ऐसे ही 8EI/2 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, टोटल स्टिफनेस को, मतलब इस टर्म को इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, 0.8। कितना आया भाई, 0.8। इन दोनों का समीशन आपको पता है 1 आना चाहिए, किसी भी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समीशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वैसे ही अब मैं जॉइंट सी की बात करूंगा, किसकी बात करने वाला हूँ, जॉइंट सी की। तो जॉइंट सी पे सी बी मेंबर है और सी डी मेंबर है, तो सी बी मेंबर के लिए स्टिफनेस क्या होगी, 4EI/L, कितनी होगी, 4EI/L। इसका आई कितना है, 2 आई, तो यहाँ पर 4EI/L लिख दिया मैंने। इसका आई कितना है, 2I/L, मतलब 2। अब इसकी बात करूंगा सी डी के लिए, तो फार एंड कैसा है, फिक्स, तो अगेन 4EI/L, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई, तो 4EI/4। अब इन दोनों का सबमिशन कर देता हूं मैं, सबमिशन ऑफ दीज टू क्या कहलाता है, टोटल स्टिफनेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालूंगा भाई, पता आपको, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दूंगा, ये के होती है और ये सबमिशन के होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल जाएगा मेरे को, दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म, ये मिल रहा है मेरे को 0.8। अगेन 4EI/4 डिवाइड बाय 20EI/4, अगेन कितना आ गया, 0.2। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए। अच्छा, ये चीज देखने लायक है कि सिमेट्रिकल फ्रेम है, फ्रेम कैसा है, सिमेट्रिकल, तो आंसर्स भी क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे, सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ के लिए जो स्टिफनेस है वो स्टिफनेस यहाँ के लिए भैया 0.2 थी, ये 0.2 है यहाँ पर,
ऐसे ही यहाँ 0.8 है BC के लिए, तो CB के लिए भी 0.8 है। अब अपन बात करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे ही फिक्स्ड मोमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए तो आप बात करते थे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। अब ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं भाई, ये जो फ्रेम था मेरा, ये जो फ्रेम है मेरा, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से ये कॉलम ओपन करके ए बी हो गया, और यहाँ से सी डी ओपन करके ये सी डी हो गया। तो ए बी बी सी और सी डी ये लिखा मैंने यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ये लिखा आपका ए बी और ये बी सी और सी डी, मतलब ये जो है ए बी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। बी ए पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना 0.2, ऐसे बी सी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.8, ऐसे सी बी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.8 और सी डी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.2। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हमेशा जॉइंट पे लिखता हूँ मैं, क्योंकि जॉइंट पे ही आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जॉइंट्स पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स यहाँ लिख दिए। अब अपन बात करेंगे फिक्स एंड मोमेंट्स की। किसकी बात करेंगे? फिक्स एंड मोमेंट जो आपने कैलकुलेट करे थे सबसे पहले। तो एम एफ ए बी ए -1.2, एम एफ बी ए 3.37, एम एफ बी सी कितना -6.67, एम एफ सी बी कितना है प्लस का 6.67, एम एफ सी डी -3.37 और एम एफ डी सी 1.12। ये फिक्स एंड मोमेंट्स जो कैलकुलेट करे थे वो आपने यहाँ आके लिख दिए। अब मैं बात करूंगा बैलेंस की, है ना। बैलेंस हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे अपन, बैलेंस हमेशा जॉइंट पे करते हैं अपन। बैलेंस हमेशा क्या करते हैं? जॉइंट पे करते हैं। तो ये तो जॉइंट है नहीं, ए इज नॉट अ जॉइंट, तो ए पे तो कुछ बैलेंस होने नहीं वाला। जॉइंट कौन सा है? बी और सी। जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखे हैं वही जॉइंट है। तो बी और सी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखे हैं वहां पर वो बी और सी जॉइंट होंगे, तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस करूंगा। तो बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ मोमेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मतलब इन दोनों का समीशन करूंगा, 3.37 और 6.67 का एल्जेब्रिक सम करना है। क्या करना है भाई? एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पर तो साइन क्या है? माइनस का, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा मेरे को। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो दोनों प्लस कर देता। तो एल्जेब्रिक सम करूंगा इन दोनों का और इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो आंसर आएगा वो साइन चेंज करके यहाँ लिख दूंगा। मतलब समीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समेशन ऑफ मोमेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो साइन चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ मैं इस पॉइंट पे। समेशन ऑफ मोमेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो 3.37 -6.67, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3.37 -6.67 इंटू 0.2, तो ये वैल्यू आ गई 0.66। ऐसे ही जब यहाँ पर लिखूंगा तो 3.367 सॉरी 3.37 -6.67 इंटू कितना 0.8, ये वैल्यू आ गई 2.64, है ना। ये माइनस में आंसर आता, बट साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया मैंने। ऐसे यहाँ फिर से देखता हूँ कि अलजेब्रिक सम भाई 6.67 -3.37, इन दोनों का अलजेब्रिक सम करा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0.8 और साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया -2.67। अगेन 6.67 -3.37 को प्लस करा, अलजेब्रिक सम करा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 से, यहाँ लिख दिया मैंने -0.66। और यहाँ तो होगा नहीं भाई आपका बैलेंस, क्योंकि यहाँ जॉइंट नहीं है। एक बार वो बता रहा हूँ भाई कि बैलेंस क्या होगा, इन दोनों का समीशन इससे मल्टीप्लाइड, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दूंगा। इन दोनों का समीशन इससे मल्टीप्लाइड, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दूंगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होती थी कैरी, कि मैं कैरी कैसे करता हूँ। तो फार एंड पे क्या ट्रांसफर करता हूँ? हाफ मोमेंट। फार एंड पे क्या ट्रांसफर करता हूँ? हाफ मोमेंट। तो यहाँ पर तो कुछ मोमेंट है नहीं, तो यहाँ कुछ ट्रांसफर होने नहीं वाला। बट यहाँ जो मोमेंट है, यहाँ जो मोमेंट है इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर होगा। यहाँ जो मोमेंट है इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर होने वाला है। तो 0.66 का जब हाफ ट्रांसफर करूंगा मैं 0.33 विथ सेम साइन। कैसे करता हूँ भाई? विथ सेम साइन। 0.66 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.33। वैसे ही इसका तो यहाँ होगा नहीं, तो डैश लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर इसका यहाँ ट्रांसफर होगा और इसका यहाँ ट्रांसफर होगा। तो 2.64 का जब यहाँ हाफ ट्रांसफर हुआ विद सेम साइन तो 1.32 आ गया। ऐसे ही इसका जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये आ गया 2.67 -2.67 का हाफ -1.32। ऐसे ही जब -0.6 का यहाँ ट्रांसफर होगा तो -0.33, और जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो वो डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पर डैश है तो यहाँ डैश आ गया। -0.66 डिवाइड बाय 2, दैट इज -0.33।
अब मैं बात करूंगा किसकी, बैलेंस की। किसकी बात करने वाला हूँ, बैलेंस। रिपीट होगी साइकिल, क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। बैलेंस करूंगा, कैरी कैरी करूंगा, बैलेंस करूंगा, कैरी करूंगा। कब तक करूंगा, जब तक मेरे आंसर्स 0.0 में नहीं आने लगे, मतलब नेग्लिजिबल कन्वर्जेंस नहीं हो जाए। तो 0.0 में अगर आंसर्स आने लगेंगे तो मैं वहां पर इसको स्टॉप कर दूंगा और हमेशा बैलेंस पे छोड़ूंगा। सॉरी, हमेशा क्या करूंगा, बैलेंस पे छोड़ूंगा। तो अब बैलेंस कहाँ करूंगा, हमेशा जॉइंट पे करूंगा। यहाँ जॉइंट है नहीं, जॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर बैलेंस करने गया तो अगेन क्या होगा, इन दोनों का समेशन, यहाँ 0 है, -1.2 1.32, जो अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 -1.32 इंटू 0.2, दैट इज 0.26। ऐसे 0 -1.32 इंटू 0.8, तो यहाँ कितना आ गया भैया, 1.06। ये ध्यान रखना है कि साइन चेंज करके लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ऐसे ही 1.32 प्लस 0 इंटू 0.8 कितना आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपकी -1.06। ऐसे ही 1.32 प्लस 0 इंटू 0.2, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.26। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ -1.06 है तो यहाँ +1.06 है, यहाँ -0.26 है तो यहाँ +0.26 है, यहाँ 0.33 था तो यहाँ 0.33 है माइनस का। तो ये ड्यू टू सिमेट्री आंसर्स क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड में सेम आ रहा है। सिमेट्री की वजह से आंसर्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब भी सिमेट्रिकल फिगर होगा तो ये फायदा रहेगा आपको कि आंसर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब यहाँ तो डैश आ जाएगा इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे डैश आ जाएगा। अब अपन बात कर डी पॉइंट पे डैश आ जाएगा। अब अपन बात करेंगे कैरी की, वही अगेन हाफ ट्रांसफर करेंगे। 0.26 का हाफ क्या, 0.13। ऐसे यहाँ तो कुछ आने वाला नहीं है, बट यहाँ आएगा 1.06 से 0.53। ऐसे यहाँ -0.53 या -0.13 और यहाँ अगेन डैश। अब फिर से अपन बैलेंस करेंगे क्योंकि 0.0 में आंसर्स नहीं आए। 0.0 पे आंसर्स लाने के लिए आप क्या करेंगे, आगे फिर से साइकिल चलाएंगे और हमेशा बैलेंस पे छोड़ेंगे। तो ये 0, यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला। अब यहाँ बैलेंस करने गया तो 0.11 और यहाँ -0.42, क्योंकि इन दोनों का समीशन, ये 0 है ये माइनस है तो पॉजिटिव में आंसर आएंगे। ऐसे यहाँ -0.42 और ये -0.11, 0.53 प्लस 0 इंटू 0.8 दैट इज -0.42। ऐसे यहाँ कितना आएगा, डैश आ जाएगा यहाँ पर। अब अपन बात करेंगे कैरी बैलेंस के बाद फिर से क्या होगा, कैरी। तो 0.11 को हाफ कर दिया आपने, 0 पॉइंट कितना आ गया, 0.6। यहाँ कुछ नहीं आएगा कैरी में, यहाँ +0.21 या -0.21। फिर 0.11 का हाफ कर दिया वापस मैंने, तो ये -0.06 और यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला। अब मैं बैलेंस करने गया तो यहाँ बैलेंस होगा नहीं, ए पॉइंट पे कहाँ होता है, बी पे होगा और सी पे होगा। तो इन दोनों का समीशन अलजेब्रिक सम, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करके साइन चेंज करके यहाँ लिख दूंगा। प्लस का 0.04, 0.17, ऐसे -0.17 और यहाँ क्या आएगा भाई, माइनस का 0.04। ये डैश आ गया। अब फिर से कैरी करने गया तो इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर 0.02, यहाँ कुछ आएगा नहीं। फिर -0.017 का हाफ करूंगा तो कितना आने वाला है, 0.09। अब जब इसका हाफ यहाँ ट्रांसफर करूंगा 0.17 का तो ये आएगा अगेन प्लस का 0.09। अब -0.04 यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का कितना आ गया भाई, 0.02, माइनस का 0.02 और इसका हाफ तो यहाँ आना ही था, बट यहाँ कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। बट इसका हाफ यहाँ चला गया। अब मैं बैलेंस करने जाऊंगा क्योंकि मेरे को बैलेंस पे ख़त्म करना है ना, कहाँ ख़त्म करना है, बैलेंस पे। तो बैलेंस पे ख़त्म करूंगा मैं। तो ये 0.0 में आंसर्स तो आ गए, बट मेरे काय में ख़त्म करूंगा, बैलेंस पे ख़त्म करना है मेरे को। तो यहाँ फिर से एक स्टेप और ले लेता हूँ। 0.02 आ गया यहाँ पर, यहाँ 0.07 या -0.07, ये -0.02 और यहाँ पर आपको कुछ नहीं आएगा। अब फिक्स सॉरी फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है भाई, फाइनल मोमेंट्स। तो फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट कैसे करते थे, समेशन ऑफ ऑल दी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी मोमेंट्स। ये जितने भी मोमेंट्स आ रहे हैं ए पर, इन सब का अलजेब्रिक सम कर दूंगा और उसको यहाँ लिख दूंगा। उसको क्या बोल दूंगा मैं, फाइनल मोमेंट। तो -1.12 प्लस 0.33 प्लस 0.13 प्लस 0.06 प्लस 0.02, ये आंसर आएगा आपका -0.58। इस सब का अलजेब्रिक सम करना है मेरे को।
ऐसे यहाँ पर इस सब का अलजेब्रिक सम करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्लस मत कर देना भाई, है ना, ये मूवमेंट नहीं है। कहाँ से प्लस करूंगा, 3.37 प्लस 0.66 प्लस 0.26 प्लस 0.11 प्लस 0.04 प्लस 0.02, दैट इज 4.46। ऐसे ही जब यहाँ से शुरू करूंगा, -6.67 2.64 -1.32 प्लस 1.06 -0.53 प्लस 0.42 -0.21 प्लस 0.17 -0.09 और प्लस 0.07, इन सब का सम करूंगा तो 4.46 आएगा माइनस में। ये आपको पता होगा क्या भाई, सेम मैग्नीट्यूड आता है विद अपोजिट साइन। अगर 4.46 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी अगेन कितना आएगा, 4.46 आएगा, बट विथ अपोजिट साइन। तो 4.46 आया और यहाँ पर -4.46 आया। अब जब यहाँ पर बात करी मैंने, किसकी बात करी, इन सब के सबमिशन की बात करी मैंने, तो ये जो आंसर आ रहा है मेरा 4.46 आ रहा है। और जब इन सब के सबमिशन की बात करूंगा तो क्या आना चाहिए भाई, ये 4.46 है तो ये भी 4.46 आएगा विथ नेगेटिव साइन, तो ये -4.46 आ गया। ऐसे ही जब डी पे बात करूंगा तो इन सब की सबमिशन की बात करूंगा, तो सबका सबमिशन कर दिया तो कितना आ गया, प्लस का 0.58। आप देख सकते हैं ये -0.58 है, ये प्लस 0.58 है, ये -4.46 है, ये प्लस का 4.46 है, ये -4.46 है, ये प्लस का 4.46 है। ये सिमेट्रिकल फिगर की वजह से आ रहा है, सिमेट्रिकल लोडिंग की वजह से आ रहा है। अब आप बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, मतलब ये अगर फ्रेम था, उस फ्रेम के ऊपर जो लोडिंग लग रही थी, तो यहाँ पर क्या जनरेट होने वाला है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट हो रही वाली है, इसको एच ए नाम दे दिया। और ए पॉइंट डी पॉइंट पे जो जनरेट आएगी वो क्या जनरेट होगी, एच डी। क्या जनरेट होगी भाई, एच डी। एच ए और एच डी का जो डायरेक्शन है ये मैंने अभी एज्यूम कर लिया, मैंने एज्यूम करा है कि एच ए का डायरेक्शन ये है और एच डी का डायरेक्शन ये है। हो सकता है गलत हो ये डायरेक्शन, अगर गलत होगा तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा और प्लस सही होगा तो प्लस में आंसर आएगा। ये वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी ए पर, जिसको मैं वी ए नाम दे रहा हूँ, और ये वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी डी पर, जिसको वी डी नाम दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बी के अबाउट मोमेंट निकाल लूंगा। क्या करने वाला हूँ, बी के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर लूंगा। तो बी के अबाउट जब मोमेंट निकाला मैंने, तो कितना होने वाला है भाई, ये एच ए इंटू 4, इस बी के अबाउट मोमेंट लेना है मेरे को। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके अबाउट कैसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है भाई, ऐसे करके। तो एच ए इंटू क्या होगा, 4, बी के अबाउट ले रहा हूँ तो एच ए इंटू 4 आएगा, और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब बी ए का जो डायरेक्शन रहेगा भाई, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो बी से कोइंसाइड कर देगी, तो इसके ऐसे तो कुछ मोमेंट जनरेट नहीं होगा। अब किसकी बारी आई भाई, मोमेंट की। मोमेंट ए पर एक मोमेंट भी आ रहा होगा जो आपने अभी कैलकुलेट करा भाई, ये बता देता हूँ मैं आपको, ये कैलकुलेट कर रहा है। ए पे मोमेंट ये है, बी पे मोमेंट ये है, बी सी पे ये है, सी बी पे ये है, सी डी पे ये है और डी सी पे ये है। मतलब ये एम ए भी है, ये एम बी है, ये एम बी सी है, ये एम सी बी है, ये एम सी डी है और ये एम डी सी है। जी। अब अपन बात कर रहे थे मोमेंट की, तो एच ए इंटू 4, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था इसलिए माइनस में लिखा है। यह मोमेंट जो है एम ए, मैंने लिख दिया कि ए पे जो मोमेंट आएगा उसको एम ए लिख दिया मैंने। उसका साइन देख लूंगा क्या आ रहा है। फिर 6 इंटू बी के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, तो कितनी डिस्टेंस है, 1। ये कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जाने वाला भाई यहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज। तो -6 इंटू 1 कितना आएगा, -6 इंटू 1। और यहाँ मूवमेंट कितना है, बी पे मूवमेंट कितना है, एम बी, बी पे मूवमेंट कितना होगा, एम बी। तो आप क्या करने वाले हैं, एच ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एम ए और एम बी पुट कर देंगे। तो एम ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपने देखी, एम ए की वैल्यू कितनी, -0.58 प्लस का 4.46, एम ए -0.58 और एम बी कितना होगा, 4.46। तो आपने यहाँ पुट कर दी, एम ए की वैल्यू पुट कर दी -0.58, एम बी की वैल्यू पुट कर दी 4.46। यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया तो एच ए आ गया -0.53। मतलब एच ए की वैल्यू कितनी है, -0.53, मतलब एच ए यहाँ लग रहा होगा। अभी अपन समझ लेते हैं कि एच ए यहीं लग रहा है, माइनस लिख देता हूँ मैं। पेकिंग, अब क्या करूंगा, एच डी कैलकुलेट करना है, सी के अबाउट मोमेंट लेना है मेरे को। तो क्या करने वाला हूँ, सी के अबाउट मोमेंट लेने के लिए कितना, एच डी इंटू 4, ये डिस्टेंस 1/3 कितना, 4, और ये कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, सी के अबाउट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। तो एच डी इंटू 4। फिर एम डी कितना होगा, एम डी 6 इंटू 1 कितना, 6 इंटू 1,
MD को लिखा, कोई डी पे जो मोमेंट आएगा उसको प्लस MD लिख दिया। फिर सी के अबाउट मोमेंट लेना है किसका, 6 × 1 का। किसका लेना है, 6 × 1। तो 6 × 1 लिख दिया मैंने। ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा जा रहा है भाई, क्लॉकवाइज मोमेंट जा रहा है। तो 6 × 1 प्लस MC, प्लस क्या हो जाएगा, MC। सी पे जो मूवमेंट आ रहा है उसको बोल दिया। अब आपने टेबल से देख लिए भाई, देख लेता हूं मैं एक बार। 4.46 आ रहा है माइनस का MC, और MD कितना आ रहा है, 0.58। तो जब मैंने यहाँ मूवमेंट निकाला भाई सी के अबाउट, तो MD और MC की वैल्यू पुट कर दी। MD की वैल्यू 0.58, MC की वैल्यू 4.46 माइनस के साथ। तो यहाँ से HD आ गया मेरा 0.53। ये भी माइनस में आ गया, -0.53। तो HA और HD क्या आ रहा है भाई, इक्वल एंड अपोजिट। HA क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है भाई, दोनों HA HD दोनों इक्वल आ रहा है। और ये क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। HA यहाँ लग रहा है तो HD यहाँ लग रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहा है। इसका मतलब सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये 6 को कैंसिल कर देगा, और ये HA ये HD को कैंसिल कर देगा। तो इसमें जो सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना मिल रहा है मेरे को, 0। यही मेरे को यहाँ बताना था। लास्ट सेमेस्टर में जब अपन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं करते थे। यहाँ आपको आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस क्या हो रही है, एक दूसरे को काउंटर कर रही है। मतलब सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है। HA कैसे कैलकुलेट करा मैंने, B के अबाउट मोमेंट निकाल लिया। HD कैसे कैलकुलेट करा, C के अबाउट मोमेंट निकाल लिया। ये आपको क्लियर होगा भाई, है ना। क्या B के अबाउट मोमेंट निकालने से HA मिल गया मेरे को। इस पे जितने भी फोर्सेस आ रहे थे AB मेंबर पे, वो कंसिडर कर दिए मैंने। ऐसे ही C के अबाउट मोमेंट निकाल लिए मैंने, CD के ऊपर जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं वो कंसिडर करके। तो ये HA और HD आ गया, विच इज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स वही यहाँ पर मैंने देखा कितना हो जाएगा। ये HA इस डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स राइट के लिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। और HD क्या ले लिया, टुवर्ड्स नेगेटिव ले रहा है। HA प्लस आ रहा है और HD नेगेटिव आ रहा है। तो HA माइनस HD और +6 -6, ये तो एक दूसरे को काउंटर कर ही रहे हैं। तो ये पहले से खत्म कर दिए, ये 0 होगा दोनों फोर्सेज आपस में। तो HA और माइनस HD कर दूंगा मैं। HA टुवर्ड्स राइट, HD टुवर्ड्स लेफ्ट। तो HA माइनस HD करा मैंने यहाँ पर। HA की वैल्यू रख दी -0.53, HD की वैल्यू रख दी -0.53। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ गया। इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, है ना। जब स्वे एनालिसिस करूंगा तो इस फोर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। यहाँ भी 0 आया है, तो इसलिए यहाँ पर बात खत्म कर देता हूँ मैं। अब अपन क्या करेंगे, बैंड मूवमेंट डायग्राम बनाना है। क्या करना है आपको भाई, बैंड मूवमेंट डायग्राम बनाना है। तो ये आपकी फ्रेम था, ABCD। तो सबसे पहले AB मेंबर और BC मेंबर और CD मेंबर के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। क्या करता हूँ भाई, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो AB की वजह से ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि पॉइंट लोड लग रहा था, 6 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। तो उसकी वजह से जो ट्राइंगल बन रहा है, उसकी वजह से ट्राइंगल बन रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4.5 किलोमीटर मीटर। सबसे पहली स्टेप पे बात करी थी आपने इसकी। अब क्या होगा, BC पे क्या हो रहा था, यूडेल लग रहा था। यूडेल के लिए क्या होता है, पैराबोला बनता है। यूडेल के लिए पैराबोला बना दिया। 10 किलोमीटर मीटर वैल्यू आई थी, 10 किलोमीटर मीटर वैल्यू आई थी। इसके बाद CD की बात करूंगा, तो CD पे क्या बनेगा, अगेन ट्राइंगल। CD पे क्या बनेगा भाई, अगेन ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि पॉइंट लोड लग रहा था। उसकी वैल्यू भी कितनी आई थी, 4.5 किलोन्यूटन मीटर। 4.5 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं जब बात करूंगा फाइनल मोमेंट्स पर, यहाँ पर क्या ड्रॉ करूंगा भाई, फाइनल मोमेंट्स। तो जो फाइनल मोमेंट्स है, ए पर जो मोमेंट आया था मेरा, ए पे जो मोमेंट आ रहा था वो कैसा आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। वो माइनस आ रहा था। कैसा आ रहा था भाई, माइनस। माइनस 0.58 था। तो माइनस जब 0 ये फाइनल टेबल जो आपने बनाई ना, फाइनल बेंड मूवमेंट की, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल बनाई है, वहां से देख रहा हूँ भाई, मैं दिखा देता हूँ एक बार भाई आपको। ये वाली टेबल है वो। ये 0.58 माइनस का, ये प्लस का 4.46, फिर माइनस का 4.46, प्लस का 4.46, माइनस 4.46 और प्लस का 0.58। तो मैं डायग्राम बना रहा था यहाँ जी।
तो ये -0.58 था, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। तो ये एरो जो है, ये जो एरो आ रहा है मोमेंट का, ये कहाँ हिट कर रहा है? बाहर की तरफ। कहाँ हिट कर रहा है भाई? आउटवर्ड हिट कर रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा। जहाँ एरो हिट करेगा वहां मैग्नीट्यूड बना दूंगा। इसका एरो कहाँ हिट कर रहा है? बाहर की तरफ, तो ये मैग्नीट्यूड 0.58 बाहर की तरफ बनेगा। ऐसे यहाँ पर जो था वो क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो रहा था। क्या जनरेट हो रहा था? क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज और नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो रहा था तो क्लॉकवाइज लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर भी कहाँ होगा? आउटवर्ड जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा? आउटवर्ड, क्योंकि ये एरो कहाँ हिट कर रहा है? आउटवर्ड। और ये एरो हिट कहाँ कर रहा है? आउटवर्ड। तो यहाँ पर ड्रॉ कर दी मैंने 0.58, और यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? 4.46। यहाँ 0.58 और ये 4.46, और इन दोनों के मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। 0.58 आया और ये 4.46 आया, और इन दोनों का आपस में ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही बीसी की बात कर रहा था, तो बीसी में आ रहा था बीसी पे जो मोमेंट आ रहा था वो -4.46 था। माइनस मतलब क्या होगा भाई? अब ये मोमेंट हटा दिए मैंने ए बी वाले। अब मैं बीसी की बात करूंगा, तो बीसी पे जो मोमेंट आ रहा था वो क्या हो गया? -4.46। माइनस मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ हिट करेगा मोमेंट? मोमेंट कहाँ हिट कर रहा है? ऊपर की तरफ। ये मोमेंट कहाँ हिट कर रहा है? ऊपर की तरफ। ऐसे ही ये वाला मोमेंट कहाँ हिट कर रहा है भाई? ऊपर की तरफ। ये मोमेंट भी कहाँ हिट कर रहा है? ऊपर की तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहा था। यहाँ जो सी पे मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो ये ऊपर की तरफ जनरेट, ऊपर की तरफ बनेगा। बी पे भी ऊपर की तरफ बनेगा और सी पर भी ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये वैल्यू 4.46 थी। ये वैल्यू मैंने क्या करा? यहाँ पर 4.46 ड्रॉ करी, और यहाँ पर 4.46 ड्रॉ करी, और इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया। अब सी डी की बात करूंगा। किसकी बात करने वाला हूँ? सी डी। तो सीडी पे जो मोमेंटम मोमेंट आएगा वो क्या होगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज, माइनस होगा। माइनस था। सी पे जो मोमेंट आने वाला है वो माइनस था। माइनस मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये टेबल से आप देख रहे हैं ये ना भाई, बाबर मान ही जा सकता है, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। सी क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा था। तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव था तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ऐसे ही यहाँ क्लॉकवाइज था डी पे क्या था? प्लस का 0.58। तो ये भी कहाँ जाएगा भाई? आउटवर्ड जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया? यहाँ ड्रॉ कर दी 4.46 की लाइन, और यहाँ ड्रॉ कर दी मैंने 0.58 की लाइन, और इन दोनों को आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया। ये 4.46 ड्रॉ करिए और ये 0.58 ड्रॉ करिए, और इन दोनों को मैंने आपस में यहाँ पर क्या करा? ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका क्या होगा भैया? ये जो ग्रीन वाला ये मैक्सिमम बेंड मूवमेंट वाला है, और ये ब्लू क्या भाई? फाइनल बेंड मूवमेंट की लाइन बता रहा मैं। यहाँ पर 0.58 ड्रा करा, यहाँ 4.46 ड्रॉ करा, और आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया। ऐसे यहाँ 4.46, यहाँ 4.46, और आपस में ज्वाइन कर दिया। ऐसे यहाँ 4.46 और यहाँ 0.58, और ये ड्रॉ कर दिया। बस एक चीज यहाँ ध्यान रखना है आपको, क्या साइन कहाँ लेना। मतलब मैंने को मैग्नीट्यूड अंदर भी ले सकता था, बट क्योंकि ये मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ अंदर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कहाँ हिट कर रहा है एरो? बाहर की तरफ, आउटवर्ड हिट कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैं क्या कर दूंगा? हैशिंग कर दूंगा। जो सिंगल टाइम आता है उसको क्या कर दूंगा मैं? हैश। ये सिंगल टाइम आ रहा है, ये सिंगल टाइम आ रहा है, ये सिंगल टाइम, और ये तो इस वाले पोर्शन पे भी आ रहा है और इस वाले पोर्शन पे भी आ रहा है। मतलब ट्राइंगल में भी आ रहा है, और एक ये ट्रेपिजोइडल जो बना है आपका ट्रेपेजियम, इस पे भी आ रहा है। तो ये ओवरलैप हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? खाली ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर हैशिंग करी, और इसकी वजह से मैंने यहाँ हैश कर दिया, और फिर यहाँ हैश कर दिया। तो ये पॉजिटिव येलो साइन जो है ये क्या बता रहा है आपको? नेगेटिव, और ये रेड साइन क्या बता रहा है आपको? पॉजिटिव। मतलब इस ये फाइनल बेंड मूवमेंट की जो लाइन है, ये जो फाइनल बेंड मूवमेंट की लाइन है, इसके नीचे अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो इसके नीचे ये नेगेटिव है, और इसके ऊपर पॉजिटिव है। ये जो लाइन है इसके नीचे वाला एरिया नेगेटिव में आएगा, और इसके ऊपर वाला पॉजिटिव में आएगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ भाई, है ना? तो इसके नीचे नेगेटिव में और ऊपर पॉजिटिव में। तो रेड मतलब पॉजिटिव और येलो मतलब नेगेटिव। ऐसे ही बीसी की बात करूंगा, ये फाइनल बेंड मूवमेंट की लाइन है। तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब ये येलो में आएंगे दोनों, और ये रेड में आएंगे। तो ये येलो में नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। येलो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हॉगिंग, प्लस मतलब सैगिंग।
प्लस मतलब क्या है भाई, सैगिंग। ऐसे जब यहाँ पर बात करिए आपने, तो ये फाइनल बेंड मोमेंट की लाइन है, इसके नीचे ये नेगेटिव, ये इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये फाइनल बेंड मोमेंट की लाइन थी, ये ब्लू वाली। इसके नीचे ये नेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव। यहाँ से देखूंगा भाई, इसको यहाँ से देखूंगा अब मैं, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये 10 किलोमीटर मीटर है, ये 4.46 आ गया और ये 0.58 आ गया। ये आपका फाइनल बेंड मोमेंट आ गया। येलो साइन क्या, येलो मार्किंग क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, और रेड क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। येलो मतलब, सॉरी, माइनस मतलब हॉगिंग और प्लस मतलब सैगिंग। तो आपको दिख रहा होगा क्या, सपोर्ट्स पे क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पर, नेगेटिव मूवमेंट। सपोर्ट्स पे क्या जनरेट हो रहा है, नेगेटिव मूवमेंट, और सेंटर पे क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट। ये आप जब आरसीसी पढ़ेंगे तो जब आपको पता चलेगा कि सपोर्ट्स पे क्या जनरेट होते हैं, नेगेटिव मूवमेंट, और सेंटर पे क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव मूवमेंट। ये वहीं जब अपन बात करेंगे तो ये यहीं से आएगा क्या, कि सपोर्ट्स पे क्या जनरेट हो रहा है, नेगेटिव मूवमेंट, और सेंटर पे क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट। मतलब सपोर्ट पे सैगिंग हो रही है, सॉरी, सपोर्ट पे हॉगिंग हो रही है, और सेंटर मिड स्पान पे क्या हो रही है, सैगिंग हो रही है। अब होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद सोए की बात करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।